अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि जुलाई में रिकॉर्ड महसूलात की वसूली पर FBR की काविशें काबिल तारीफ़ हैं और क्या महसूलात रहीं माजी की निस्बत इस साल में, इस पर बात करेंगे हम। और मज़ीद पायदार तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है और क्या इक़दामात हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा कल भी एक ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी, उस पर भी एक बार फिर से बात करेंगे। पाकिस्तान के तमाम बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने हुकूमत की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है, इस पर एतमाद का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में क्या तजावीज़ ज़ेर गौर आईं और ख़ासतौर पर SMEs को दरपेश मसाइल के हल के लिए जो डिस्कशन हुई इस मुलाकात में, इस नशिस्त में, और जो इसका आउटकम निकला, इस पर भी हम अब एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ समीना, कोरोना की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आज के जो केसेस की तादाद है, पॉजिटिविटी रेशो है, वो 8% से ज़्यादा हो गया है। कराची में और सिंध भर में देखते हैं स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की पॉलिसी सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई। और इस वक्त सिंध, ख़ासतौर पर कराची की अगर बात की जाए तो वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, अभी तक सीरीज़ तब्दीलियां आ रही हैं सीरीज़ में। पहले 5 मैचेस से फिर 4 रह गए, 4 में से पहला मैच बारिश की नज़र हो गया। आज मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे मैच शुरू होगा। अपने एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर भी शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे माशरती रवैये और समाजी ज़रूरियात, इस बाहमी ताल्लुक़ में रियासत की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? क्या मुल्क में सेहत व तालीम के मौक़े सबको मिल रहे हैं? क्या हुकूमत कमज़ोर तबकात को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? नए पाकिस्तान में हमारे किसान, मजदूर, हुनरमंद और नौजवान क्या सोचते हैं? क्या हम माहौल से हैं या माहौल हमसे है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए 45 मिनट। कुछ अल्फाज जंग का इख्तिताम होते हैं, उन्हें हरगिज़ फरार न होने देना, और कुछ अल्फाज आगाज जंग, उन सबको खत्म कर देना। कौन है वो शख्स जिस पर आप एतमाद करके अपनी रियासत को सादतीन के खतरे से बचाएंगे? मेरी अजीम फतह का रास्ता रोकने वाला कोई भी शख्स मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। कोपैक के होते हुए अर्तुगरुल के साथ अमन नामुमकिन है। सादातीन की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कारज एसार भी छीनना चाहता है। फांसी का फंदा अगर जालिम के हाथों में है तो इंसाफ की तलवार मेरे हाथों में है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले जैसे हमने अपने आगाज़ में भी बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्विटर पैगाम पर बात करेंगे प्रोग्राम में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि जुलाई में रिकॉर्ड महसूलात की वसूली पर FBR की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। इस ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि महसूलात की वसूली इस वक्त 410 अरब रुपये है, जो कि इस मुद्दत का सबसे ज़्यादा और हदफ से 22% ज़्यादा महसूल है। और ये जो रिकॉर्ड इजाफा है, ये पायदार तरक्की और मईशत के बहाली और मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं, जिन पॉलिसीज़ का आगाज़ किया गया डिस्पाइट ऑफ कोविड, उसके बाद मस्बत सम की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो कारोबारी अफराद हैं, जो सरमायाकार हैं, और पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग की समीना आपने बात की थी, उस हवाले से जो एतमाद बहाल हो रहा है उसकी निशानदही करता है टैक्स महसूलात में इजाफा। और FBR ने जो मेहनत की है
यकीनी तौर पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान किया गया है, टैक्स जमा करवाने के हवाले से, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, या फिर टैक्स नेट में शामिल होने के लिए लोगों को जो हुकूमत ने मुराद दी हैं उसका भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है कि इस वक्त 22% इजाफा सिर्फ एक पहले माह में, जो मौजूदा माली साल है 2021-22, इसके पहले माह में महसूलात में इजाफा हुआ है। तो ये एक बहुत शानदार ख़बर है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी कि FBR ने पहले माह में 22% ज़्यादा वसूलियाँ की हैं, महसूलात का जो हदफ है वो उससे ज़्यादा रही हैं। इसी के साथ साथ कल भी हमने अपने नाज़रीन से एक बात शेयर की थी, ख़बर शेयर की थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि तजावीज़ पेश की गई उन तमाम नुमाइंदों की जानिब से, और ये कहा गया कि टैक्स रेवेन्यू में कैसे इजाफा किया जाएगा और जो टैक्स नेट में इजाफा करना है वो कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए तजावीज़ दी गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये तजावीज़ सुनी तो इसको भी सराहा नुमाइंदों की जानिब से। नुमाइंदों ने कहा कि इस तरह की तजावीज़ को सुनना, वज़ीर-ए-आज़म का ये इनिशिएटिव शानदार है कि उन्होंने उन तमाम नुमाइंदों से बात की और उनकी तजावीज़ को सराहा भी है। बिल्कुल जी, और गुज़श्ता रोज़ भी हमने अपने नाज़रीन के साथ ये ख़बर शेयर की थी जिसकी डिटेल्स अभी रिजवान भी बता रहे थे, और एतमाद का इज़हार किया गया है नुमाइंदों की जानिब से मौजूदा हुकूमत की, ख़ासतौर पर इकॉनमी को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, मईशत को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर एतमाद का इज़हार किया जा रहा है। और इसके अलावा जो टैक्स नेट है इसके दायराकार को बढ़ाने के लिए भी इक़दाम बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर आप कहें तामीर व तरक्की, मईशत की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने लोग जो कि बिज़नेस में हैं या छोटा कारोबार कर रहे हैं या फिर बड़ा कारोबार कर रहे हैं या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनको टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान में रिजवान हम देखते हैं कि अगर कुछ साल पहले पीछे की अगर आप मासी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम था कि टैक्स दिया जाए। लोग अपना टैक्स बचाने को किसी ना किसी तरीके से तरजीह देते थे, टैक्स चोरी को तरजीह देते थे। ये आपने सही लफ्ज़ बोला है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ और इसके अलावा सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत ये अवेयरनेस भी हमें लोगों में नज़र आती है कि लोग खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं और टैक्स देने को तरजीह देते हैं। और बल्कि अब ये कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हुआ है कि जो टैक्स नेट में होगा उसको फ़वाइद होंगे, बल्कि अगर वो कोई कारोबार करना चाहता है या फिर किसी और उसको मुआशी सरगर्मी का हिस्सा बनना है तो उसको, अगर वो फाइलर है, वो टैक्स पेयर है, तो हुकूमत की जानिब से उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर मज़ीद टैक्स रेवेन्यू गेन करने के लिए, टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाने के लिए भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है और तमाम तर जो इक़दामात रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर फोकस्ड रहे हैं कि किस तरह से मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। एक समत मुतय्यन कर दी गई है और अब हम देख रहे हैं कि हमारी मईशत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मिर्ज़ा साहब, पहला महीना मुकम्मल होने जा रहा है आज नए माली साल का 2021-22 का, और इसमें जो टैक्स महसूलात है उसमें बड़ा शानदार इजाफा हुआ है। कैसा आप समझते हैं कि आगाज़ हो रहा है इस नए माली साल का? देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में कोविड की वजह से मईशत जो है वो बड़ी दबाव के शिकार है, माशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन है। हमारे इस वक्त जो 25 अरब डॉलर से ज़्यादा रिजर्व हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो इसका मुंह बोलता सबूत हैं। 29.5 बिलियन हमको रेमिटेंसेस में इस वक्त मौसूल हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, जो 30% इंक्रीज है एक साल के अंदर। अच्छा, अब ये हुआ है मौसूलात जो आप बतला रहे हैं कि रेवेन्यू जी, इसके अंदर माशाल्लाह जो हमें बजट दिया गया था, जो टारगेट था बजट के अंदर, वो पूरा होता हुआ आ रहा है। और वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, वो 5,000 अरब से ऊपर का टारगेट है और इंशाल्लाह वो अचीव हो जाएगा। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो भी बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर लॉन्च किए गए हैं वो भी ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जो कि शो करता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के जो लोग हैं उनका भी हमारी मईशत के ऊपर जो है मार जो है वो बढ़ रहा है। और सबसे बढ़ के एक नई स्कीम जो डिजिटल पाकिस्तान जो है वो शुरू हुए हैं, उसके अंदर ये हालत है कि 2 अरब डॉलर अभी तक आ सकते हैं और हम 3 बिलियन डॉलर तक इंशाल्लाह इस साल के एंड तक आप देखेंगे कि हम पहुंच जाएंगे। ये जब भी पॉसिबल होता है कि जब आपका ये
बाहर का एक इन्वेस्टर्स या बाहर रहने वाले लोग ये देखते हैं कि मीशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। दूसरी एक सबसे बड़ी जो अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफी इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट 26 बिलियन डॉलर जो है उससे ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है इसके अंदर। इस बार हमारी थोड़ी इंपोर्ट्स के अंदर जरूर इजाफा हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से एक बहुत अमाउंट बढ़ा वैक्सीनेशन के लिए खर्च करना पड़ रहा है। दूसरी चीज जो रिलेटेड हैं वैक्सीनेशन से वो इंपोर्ट की जा रही है कोविड से, बट मैनेजेबल चीजें हैं। और एक बात अगर मैं आपको इस वक्त मेंशन नहीं करूं, मैं हमेशा अपने कॉलम्स में ये तहरीर करता रहता था कि हमें नई जगहें और नए प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट करने चाहिए। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि इस बार हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो 2 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए आईटी की एक्सपोर्ट ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको रॉ मटेरियल कौन होता है, आपकी मेन पावर होती है, हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं ये होते हैं। तो और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये हम इंशाल्लाह तकरीबन जो है 100% इसमें इजाफा होगा। इट मीन्स कि हम $4 बिलियन पे जा चुके हैं, चले जाएंगे। यहाँ पे ये मैं बताता आपको करूँ कि इस वक्त इंडिया जो है वो 100 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम 100 बिलियन करेंगे, अगर हम 10 बिलियन भी कर लेते हैं तो हमारी काफी जो मुश्किलात हैं उसके अंदर इजाफा हो सकता है। तो भी वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा हूँ और मैं पूरे वसूल के साथ कह सकता हूँ कि उम्मीद है कि हमारी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मईशत जो है उसने टेक ऑफ किया है और अब आप देखेंगे कि अच्छा वक्त जो है बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर भी कारोबारी अफराद की जानिब से, कारोबारी कम्युनिटी की जानिब से एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ये कितनी खुशाइन बात है मईशत के फ़रोग के लिए। और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी लेकर जो चल रही है मौजूदा हुकूमत, इसके कितने मस्बत असरात आप देख रहे हैं मईशत में? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो पाकिस्तान लिस्ट के अंदर जो बहुत पीछे था उसके अंदर बहुत ज्यादा आया है, लोग आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर। तब आपके देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब बेहतर होती है तो बाहर के इन्वेस्टर्स भी आपके मुल्क की तरफ देखता है और वो यहाँ पे आता है। इस बार वो हमें नहीं मिला जो FDI थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो है बेहतरी की वजह से इसके अंदर बेहतरी आएगी। दूसरी ये हुआ है कि देखिए थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे ये चीजें मेंशन करूँ कि ऐसे में जब हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, मैं भी कहता हूँ कि जब कोविड आता है तो उसके साथ चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी हुई हैं। अपॉर्चुनिटीज ये हुई है कि पाकिस्तान इतने ज्यादा टॉवल्स के, बेडशीट्स के, कर्टन्स के, ये तमाम चीजें जो हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं क्योंकि हर हॉस्पिटल जो है दुनिया का वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। और अब क्योंकि चाइना जो है उससे अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ये वजह है। मगर ऐसे में देखिए तमाम प्रोविंसेस को एक पेज के ऊपर होना चाहिए। कल अब इस तरह की जो आई है कि बिजनेसेस को हम बंद कर देंगे और बिजनेसेस कोई प्राइवेट नहीं खोलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही है कि तमाम बिजनेसेस को एक पेज पे होना चाहिए और खास तौर के ऊपर मतलब हम कोई ऐसी इंडस्ट्रीज बंद नहीं करें, वो चाहे लोकल इंडस्ट्रीज हो या एक्सपोर्ट की हो, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो कमी वाक़ई हो। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा साहब, जब मराद की बात आती है तो बिजनेसमैन हो, सनतकार हो या फिर SMEs हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, सब मराद के लिए हुकूमत की जानिब देखते हैं और हुकूमत की इनकम टैक्स पर डिपेंडेंट होती है। बताइएगा जो तजावीज़ कल डिस्कस हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, टैक्स नेट में लाने के लिए मराद के अलावा और कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं कि लोग खुद ब खुद टैक्स देना शुरू करें? मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 2013 में पाकिस्तान की टोटल टैक्स रेवेन्यू जो था वो 2000 अरब था। सही। हम 5000 अरब को टच करते हैं जो कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि लोग टैक्स कर रहे हैं और डेफिनेटली इसके अंदर नए लोग इसमें शुमार हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने FDR ने इतने सख्त कानून बना दिए हैं कि अब किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसके पास पैसा हो वो उसको छुपाना बहुत मुश्किल है। दूसरी अनफॉर्चुनेटली 70 साल से जब से पाकिस्तान जो है हमें आज़ादी मिली है, हमारी % से ज़्यादा जो इज्जत जो है वो डिपेंड करती है
वो ब्लैक इकोनॉमी पे कर रही है, मतलब इन सेंस के वो डिक्लेयर नहीं किए जाते सही। और वो जो है अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, यानी कि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। मगर इस बनाया जा रहा है हर साल, जिसके मैं फेवर में हूँ कि रादर देन एक ही साल इतनी सख्त कर देते कि तमाम चीजें, वो एक साल में तो 70 साल के बिल को हम साफ नहीं कर सकते। तो ऐसा ऐसा अब ये हो रहा है कि अकाउंट्स खोलने बड़े मुश्किल हो गए हैं, रेमिटेंसेज आनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। लोग अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो उनसे पूछा जाता है ये कहाँ से आया है। इसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट के अंदर जो है वो आ रहे हैं, और जो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि हम 5,000 अरब पे अब जो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इतना वो करते हैं कि हम 6,000 से ज्यादा जो है वो टैक्स वसूल कर सकते हैं। सही। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी तरक्की कर रही है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है, तो एक आम आदमी के जहन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो ये कि उसका भी जो मायार ज़िंदगी है वो बुलंद होगा। और अगर हम आम आदमी से बात करें तो अब जैसे अब बात कर रहे हैं कि हुकूमत तो तमाम चैलेंजेस से नबरदास्मा हो रही है, जो दरपेश है मईशत को, उन चैलेंजेस को ख़त्म किया जा रहा है, उनके हल निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर आवाम से बात की जाए, उनको एक बड़े मसले का सामना है, महंगाई। इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या क्या तजावीज़ देंगे, क्या किया जाना चाहिए कि इसको भी कम किया जाए और आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जहां एक तरफ मईशत में बेहतरी हमें नजर आ रही है, दूसरी तरफ कोविड की वजह से जितने भी कमोडिटीज हैं, मतलब खाने पीने की अशिया हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ऑयल हो, ईडेबल ऑयल हो, चाहे वो इंपोर्टेड ऑयल हो। कहीं आपने सुना है कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री की सबसे महंगी जो है कर से सौदे किए हैं, $15 के सौदे किए हैं, जो कि हम $10 में लिया करते। दुनिया में क्या हुआ है कि जी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिटी के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गए हैं, और पाकिस्तान ये हुआ था कि पिछले साल तक हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो हमारी एक्सपोर्ट से कम थी, मगर अब फिर ये साइकिल चल गया है कि हमारी इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। और उसकी मेन वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइस $70 बिलियन को क्रॉस कर पा रहे हैं, मतलब। तो ये अनफॉर्चुनेटली चीजें हुई हैं। जब ये चीजें होती हैं तो साम्राज्य होती हैं अच्छी मईशत के, वो पूरे के पूरे जो हैं इसके अंदर हम लग जाते हैं, और उसका एक गरीब आदमी को फायदा उसका नहीं होता। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर इसी रफ्तार से हमारी मईशत जो है वो करती है। देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये कोविड के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए हैं। अल्लाह का शुक्र हुआ कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो ज्यादा कोविड से अफेक्ट नहीं हुआ, जैसे इंडिया, चाइना, जो दूसरे हुए थे, यूरोप हुआ था। आज यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें $1 ट्रिलियन लोगों को बांट रही हैं, घर बैठा के $1 ट्रिलियन दे रही हैं, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। मतलब तो हम जिस स्मार्ट तरीके से इस बुरे वक्त से हम कोऑपरेट कर रहे हैं या चल रहे हैं इसके साथ, मुझे पूरी उम्मीद है। मगर इसका पूरा हल जो है, हुकूमत को ये चाहिए, एक चीज मैं कहूँगा कि हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन है वो सुस्त रवि का शिकार है। ऐसे में जब दुनिया के ममालिक 70 और 80% आबादी को वैक्सीनेशन कर चुके हैं, अभी 15, 20, 10-15 पे खड़े हुए हैं, और लोग कल पहली बार, मैं कराची में रहता हूँ, एक्सपो सेंटर के बाद 50,000 आदमी गए। वो सिर्फ इस वजह से गए कि जब ये खबर आई कि जनाब उनका सेंटर कर दिया जाएगा। इससे पहले हम उन्हें कह रहे थे चले जाइए, तो जाने को तैयार नहीं थे, सिर्फ के घर से वो कल वहां पे गए। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की करे कि लोगों को एक खौफ पैदा हो, और उनको ये हो कि अगर वो कोविड का वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हमें वैक्सीनेशन अगर हम करते हैं तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। इस वक्त माहिर मुआशरत हमारे साथ मौजूद थे, और हुकूमत की जानिब से जो कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं, जिस पर कारोबारी बिरादरी की जानिब से, सरमायाकारों की जानिब से एतमाद का इजहार किया जा रहा है, और न सिर्फ एतमाद का इजहार किया जा रहा है बल्कि हम देख रहे हैं रिजवान के इसके बहुत फ्रूटफुल नताइज भी सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मईशत इकॉनमी को लेकर इस पर अपनी राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। और जिस तरह से भी वो भी बात कर रहे थे कि हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए
हिकमत अमली, ना सिर्फ हिकमत अमली बल्कि इकदाम भी कर रही है। तो ख़ासतौर पर ज़राअत के शोबे पर भी बड़ा फोकस किया हुआ है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जब ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, इससे भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और ये अच्छी खबरें आ रही हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। और जो हमारी इकॉनमी एक वक्त में इम्पोर्ट इकॉनमी कहलाती थी, अब हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के मगरबी शहर हेरात से कुछ खबर आई है कि तालिबान और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 3 रोज़ से ये लड़ाई जारी है और तालिबान ने इस हवाले से कहा कि उनके जंगजू शहर के एक हिस्से में दाखिल हो गए। तो हम काबुल में अफ़गान हुकाम ने इस दावे की तरदीद कर दी है। बिल्कुल जी, और तालिबान की जानिब से कहा गया है कि तालिबान का हमला पसपा कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल आज कोई नई पैदा नहीं हुई कि दोनों फरीकैन की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, और वो दावे जो हैं वो अगर हकीकत के नज़र से देखा जाए तो उसमें जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं वो ये कि तालिबान की जानिब से पेशकदमी आगे बढ़ रही है और तालिबान ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक बर्तरी तालिबान ने हासिल कर ली है और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि हरात एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर परवासें भी मनसूख कर दी गई हैं और हरात में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन पर हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गया है। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की अनरेस्ट सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ हमसाया ममालिक के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है इंक्लूडिंग अमेरिका, बल्कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूद अवाम हैं वो भी बहुत परेशानी का शिकार हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं। खाना जंगी किसी सूरत हाल से तशबीह दी जा रही है माहिरीन की जानिब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर के, और साथ ही साथ ये भी बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है, तनबीह की जा रही है कि अगर दोनों फरीकैन ने मिल बैठ कर इस मसले का हल नहीं निकाला तो फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जिस कंपाउंड का आप जिक्र कर रही हैं जिस पर हमला हुआ है, इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें। वज़ीर मवासलात मुराद सईद यौम आज़ादी कब की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लहर आ चुकी आपको पता है और आपको बार बार बाखबर भी रखा जाता है। तो जो SOPs उनकी तरफ से जारी होते हैं, ये मास्क पहनना आपने नहीं भूलना, आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है और जो SOPs जारी होते हैं उसके ऊपर आपने अमल दरामद ज़रूर यकीनी बनाना है। फिर उसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि कोविड के दिनों में और तमाम सहाफ़ी हजरात, तमाम मीडिया हाउसेस की इसमें टीमें मौजूद है। इस टूर्नामेंट में पार्लियामेंटेरियंस की भी टीम है, इसमें मिनिस्टर्स भी है, आपके MNAs भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से लोग हैं। तो एक हेल्थी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि टॉक शोज़ में सहाफ़ी हजरात तुम तो तेज़ सवालात करते रहते हैं, यारकर्स और बाउंसर मारते रहते हैं, और सियासतदानों की तरफ से भी चक्के और चौके आपको वो लगाते हुए नज़र आते हैं। तो देखते हैं कि खेल के मैदान में कौन यारकर और बाउंसर्स मारता है और कौन चक्के चौके मारता है। पार्लियामेंटेरियंस की जो टीम है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हमदर्दी पार्लियामेंटेरियन के साथ है, जितनी भी मीडिया हाउसेस है वो भी हमारे अपने हैं, हमारे अपने साहब के हजरात हैं, लेकिन बड़े अच्छे प्लेयर्स इनमें मौजूद है। और पूरे कौम को ये भी बताता चलूँ कि पहला जो पार्लियामेंटेरियंस का वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जीता था और वो टीम इसमें भी शिरकत कर रही है। इसके साथ हमारे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी टीमें भी इसमें शिरकत कर रही है। तो हम उन सबको बेस्ट ऑफ लक और बेहतरीन क्रिकेट इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे हमारे दोस्त ने जो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट को कवर करते हैं, उन्होंने बात की कि सियासत को और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं क्रिकेट को हमेशा सियासत से बालातर रखना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तानी कौम को जोड़ती है। आपने हमेशा देखा है कि जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान में होती है, पूरी पाकिस्तानी कौम सब कुछ छोड़ के अपनी टीम के साथ, उनके जज्बात भी होते हैं, उनकी दुआएं भी होती हैं, वो खड़े पे होते हैं। तो आज ही एक और इशू हुआ है, जिस तरह मोदी के फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रहा है उसके हवाले से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको जिस तरह के दबाव में लाने की कोशिश हो रही है, और मैं उन प्लेयर्स को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने उनकी दबाव को रद्द किया। हमेशा हमने क्रिकेट को, खेल को सियासत से बालातर रखना है और कश्मीर प्रीमियर लीग इंशाल्लाह कामयाब होगा जिस तरह पाकिस्तान का PSL कामयाब हुआ। इस किस्म की इवेंट से और जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, इससे आपको नया टैलेंट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो खिलाड़ी खेलेंगे इंशाल्लाह
वो तो तमाम पुराने जमे हुए खिलाड़ी हैं और आप सबको बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। कोरोना पाबंदियां भी है, मुश्किल वक्त भी है, लेकिन इसमें अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। पार्लियामेंटेरियंस के लिए और जर्नलिस्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमेशा एक टफ टाइम उनको मिलता है, चाहे वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहे हो, चाहे सियासतदान अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है और बाकी मसरूफियत है उसमें भी जो, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। मैं एक दफ़ा फिर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको अपनी तरफ से मेरी मिनिस्ट्री का भी जिक्र हुआ कि उनको भी सपोर्ट इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो हमारी मिनिस्ट्री हो चाहे हुकूमत की तरफ से जो भी ताउन इंशाअल्लाह इनको दरकार होगा, हम इनके साथ होंगे और हम खेलों के फरोग के लिए उनकी कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे वज़ीर मवासिलात मुराद सईद यौम आज़ादी कप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस खिताब में उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर अमल करना। उनकी जानिब से कहा गया कि कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना है बहैसियत कौम। जब ही हम इस चैलेंज से निमट सकते हैं। जैसे अभी इस लाइव कट पे जाने से पहले हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है जिससे निमटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बर वक्त निमटना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो कोरोना की सूरत हाल है इससे भी बर वक्त निमटना बहुत ज़रूरी है और निमटने के बहुत चंद आसान से तरीके हैं, आसान से रूल्स हैं जिस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम कोविड की तरफ जाएं, एक बड़ी अहम बात की वाकई वज़ीर मुआसलात मुराद सईद ने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। भारत ने एक दफ़ा फिर सियासत को घसीटा है खेल में, और खेल एक ऐसी चीज़ है जो कि कौमों को, लोगों को, तमाम तबकों को यकजा करने के काम आती है और लोगों को मोटिवेट करती है। और यकीनन बीमारी के ख़िलाफ़ भी एक ऐसा ये एक्टिविटी है कि बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में कारगर साबित होती है। तो KPL के लिए जो भारत ने किया है कश्मीर प्रीमियर लीग की वजह से जो आग लगी है, इस पर भी हम खबर शामिल करेंगे अपने आज के इस शो में। लेकिन पहले ज़रा कोविड सिचुएशन पर बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त चौथी लहर का सामना है कोरोना वायरस को लेकर और डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है, तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उसमें हम तस्दीक कर सकते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा वायरस है, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और 100 से ज़ायद ममालिक में फैल भी चुका है। और पाकिस्तान में इसके फैलने से पहले ही वार्न कर दिया गया था MCOC की जानिब से और इसके अलावा डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर एहतियात नहीं की गई, अगर बेएहतियाती की गई आवाम की जानिब से, तो इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसमें डेल्टा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें इस वायरस ने भारत में जो तबाही मचाई उस हवाले से भी हमने अपने न्यूज़ शोज़ में, अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में आवाम को, अपने नासरीन को बाखबर रखा और साथ ना सिर्फ बाखबर रखा बल्कि अवेयर भी किया कि आप इससे बचने के लिए SOPs पर अमल कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया रिजवान कि जब थर्ड वेव का मुकाबला कर रहा था पाकिस्तान और थर्ड वेव से किसी हद तक कामयाबी हासिल करने में हम कामयाब हुए, तो हमने देखा कि तमाम SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हों, कहीं किसी भी जगह पर हों, आप बाहर चले जाएं कहीं भी, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले। लोगों ने समझा कि अब हमने खुद को वैक्सीनेशन भी करवा ली है और अब केसेस में भी कमी आना शुरू हो गई है, तो शायद अब कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से केसेस में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया और अब सूरत हाल ये है कि एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रेशो है वो 8.46% तक पहुँच चुकी है। और 3 माह बाद परसों पाकिस्तान में 4,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,950 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर सीमी जमाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिना हॉस्पिटल लाहौर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी कराची जनाब, जी जिना अस्पताल कराची से माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो डेल्टा वेरिएंट है इसके हवाले से आगाह कीजिएगा, हमारे बहुत सारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं डेल्टा वेरिएंट के। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट जो है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का वेरिएंट था जो बहुत ज़्यादा तादाद में आपने इंडिया में जो गदर होते हुए देखा है, एग्जैक्टली वही सूरत हाल उसकी है। इंतहाई इन्फेक्शस है और एक से दूसरे को लगने की तादाद बहुत बड़ी है। तो इस वजह से ये वेरिएंट जो है इसलिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि इसमें बिल्कुल जिस तरह अगर आप समझ लें कि चिकन पॉक्स जो है फैलता है, घर में एक शख्स को होता है पूरे घर वालों को जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह ये होता है। तो अगर एक शख्स को हुआ तो पूरे घर भर को ऑलमोस्ट हो जाता है। तो ये तो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट है। अब रहा ये बात कि वैक्सीनेशन का क्या फायदा होता है। लोग आजकल ये जानना चाहते हैं कि
वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोविड हो जाता है। यस, बिल्कुल वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड की इंटेंसिटी जो है बहुत कम होती है। माइल्ड डिजीज हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता, मॉडरेट और सिवियर डिजीज नहीं होता। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज हो सकता है। जबकि जो ये कोविड वैक्सीनेशन, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट के हैं या किसी भी वेरिएंट के हों, जो आ रहे हैं मैक्सिमम पेशेंट्स वो हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हुए। तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद जो है उन्हीं मरीजों की ज्यादा है जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने खुद को वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कराची की और खुसूसन सिंध भर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस सिंध में सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बोझ है हॉस्पिटल्स पर मरीजों का और इससे किस तरह से निपटा जा रहा है। क्या तमाम इक्विपमेंट कंप्लीट है, अस्पतालों की तैयारी मुकम्मल है कि अगर ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनको डील किया जा सके? देखिए, कराची की आवाम की तादाद तो आपको पता ही है, बहुत ह्यूज इसमें लोग जो हैं कराची में मूव होते हैं। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस है, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं देही आबादियों से भी आके कराची में अपना रोजगार तलाश करते हैं। इसलिए कराची की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो कराची में इस वक्त कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स की तादाद भी गालिबन कराची में, और सबसे ज्यादा सरकारी अस्पतालों पे इस वक्त जोर पड़ा हुआ है, क्योंकि हर सरकारी अस्पताल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और जब लोग गुर्बत है इस मुल्क में, जाहिर है हमें भी पता है इस बात का, और फ्री इलाज मुआवजा जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में लोगों को मिलता है। तो बिल्कुल तादाद पेशेंट्स की काफी है, ओवरवेलम हो रहे हैं अस्पताल, लेकिन अभी तक दाखिल हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रेटजीज की हैं, अस्पतालों में बेड्स के नंबर्स बहुत बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन की पाइपिंग करवा दी है, जगह जगह वार्ड्स डुप्लीकेट कर दिए हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इसके अलावा भी इक्विपमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एनडीए में सब ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध दिन रात लगी हुई है, और ये लॉकडाउन भी जो है, मैं आपको माजरत के साथ एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला था हुकूमत का, क्योंकि हमें इस वक्त इस पीक को किसी न किसी सूरत प्लेटो की तरफ लाना है। लॉकडाउन करने का मकसद ये है कि लोगों की जान का नुकसान ना हो जाए। अगर ये लोगों को खुला छोड़ देंगे जिस तरह लोग करते हैं, और हमारे मुल्क में एक बात तो है और आप सब एग्री करेंगे कि एसओपीज कहीं पे भी नहीं फॉलो किए जा रहे पूरे मुल्क में। अगर आप देख लें, लोग शायद टायर्ड हो गए हैं, फटीग्ड हो गए हैं, या वो सुनना ही नहीं चाहते हुकूमत की बात, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली एसओपीज कोई भी फॉलो नहीं करता। और चाहे कराची से लेके आप केपी तक चले जाएं और गिलगित बल्तिस्तान तक भी चले जाएं, तो आपको नजर नहीं आएगा कि लोग एसओपीज फॉलो करें। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये एक मजबूरी का फैसला है जो हुकूमत को करना पड़ा। ये ऐसे नाखुशगवार फैसले किसी का भी दिल नहीं करता कि इनको अडॉप्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोविड का बिल्कुल आगाज़ हो रहा, पहली वेव थी, और उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और लॉकडाउन के हवाले से अपीलें की जाती रहीं और लोगों से भी अपील की जाती रही कि वो एहतियात करें। अब वैक्सीनेशन का ये हाल है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे ही वैक्सीनेशन दस्तयाब होगी, लंबी लंबी कतारें होंगी वैक्सीनेशन के लिए, लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए खुद से, लेकिन हुकूमत को मजबूरन इकदाम करने पड़ रहे हैं। सेम्स बंद की जाती हैं, तनख्वाहें रोकने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए आए लोग? देखिए, डॉक्टर्स बेचारे क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि बार बार लोगों को तलकीन करें कि आप एसओपीज पर अमल दरामद करें और आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसलिए कि वैक्सीनेशन ही वही चीज है जिससे आपकी जान को खतरा कम से कम होगा। और ये एक सुनहरी मौका हुकूमत ने हमें दिया है, मुफ्त में वैक्सीनेशन हो रही है, मगर लोग जो हैं उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना देते हैं कि जी आप वैक्सीन लगाएंगे तो बल्ब जल जाएंगे और आप 2 साल में मर जाएंगे। भाई आज तो नहीं मर जाएंगे ना, शुक्र करें कि आज नहीं मर जाएंगे, और अल्लाह ने 2 साल का भी अल्लाह मौका दे दे। वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि ये बात तो नहीं होगी ना। आप ऐसी थियरी सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें फैला दें, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब देखिए, इनफर्टिलिटी अगर हो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर सोचें, पोलियो के वक्त में लोगों ने नहीं किया था ये कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी इसलिए आप पोलियो के कतरे ना पिए।
इन अमराज से बचना जो है इस वक्त बहुत जरूरी है। लोगों को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और वो निभा रही है। लेकिन अगर हम हुकूमत की बात ना माने और लोग खुद हुकूमत की बात ना माने तो बेचारी हुकूमत क्या करे? फिर उनको ये मेजर्स लेने पड़े कि आपकी तनख्वाह भी बंद करें। वो आपको शायद ना बंद करें, लेकिन कह तो रहे हैं ना कि वो बंद करेंगे। और जब सिम्स बंद करने की बात हुई तो आज आप देखें कि कराची में उस रफ्तार से पेशेंट्स वैक्सीनेट हो रहे हैं। 5000 हमारे पास कल मरीज वैक्सीनेट हुए हैं हमारे एक सेंटर में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह एक्सपो सेंटर भरा हुआ है लोगों से। डॉक्टर साहिबा, मैं इसी जानिब आने वाली थी। अभी जब हुकूमत की जानिब से ज़रा सख्त इक़दामात उठाने का इंदिया दिया गया है तो हमने देखा कि एक्सपो सेंटर में जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आई, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए और खचाखच भरा हुआ था। तो ये भी तो खतरनाक है, वहाँ से भी तो वायरस एक दूसरे को लग सकता है। इस हवाले से भी क्या आप समझती हैं कोई हिकमत अमली होनी चाहिए कि कोई एक नंबर फिक्स कर दिया जाए कि एक दिन में इतने लोग आ सकते हैं, या फिर उतनी स्पेस भी हो कि अगर ज्यादा लोग आ गए हैं तो एटलीस्ट समाजी फासला तो बरकरार रखा जाए? समाजी फासला लोग बिल्कुल बरकरार नहीं रखना चाहते। आप देखिए मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे होते हैं। आज तो सेक्शन 144 कराची में लगा है तो शायद कुछ कमी हुई होगी इसमें, लेकिन आप देखें कि एक मोटरसाइकिल पे 6-6 लोग बैठे हुए होते हैं। बच्चे बड़े, औरतें, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सब मिला के 6-7 लोग बैठ जाते हैं एक मोटरसाइकिल पे। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या हालात हैं। लोग, इनको बताया जा रहा है कि आप फासला रखें, कम से कम 6 फीट का फासला रखें एक दूसरे से, मास्क लगाएं। मास्क लगाते हैं तो अपनी चिन के ऊपर लगा लेते हैं, मुंह के ऊपर नहीं लगाते। जो असल जगह है आप उसको तो कवर कीजिए, लेकिन वो ये हाथ सैनिटाइज करें। हाथों को सैनिटाइज नहीं कर सकते आप, हाथ बार बार धो लीजिए, चेहरे और मुंह पर हाथ ना लगाएं और एक डिस्टेंस अपने आप एक दूसरे से रखें। क्राउड कलेक्शन से ही रोका जा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्राउड पड़ गया इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कि लाइक रेंजर्स और पुलिस से कंट्रोल कराना पड़ रहा है हर जगह पे कराची में इस वक्त जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और बात भी आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे पंजाब में भी घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने के बारे में बात हो रही है, तो क्या सिंध और कराची में भी कुछ इस तरह की हिकमत अमली ज़ेर गौर है कि घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी जा रहे। बहुत जगह मोबाइल यूनिट जा रहे हैं। जैसे जो लोग हैंडीकैप लोग हैं उनके घरों पे जाके भी किया है, ओल्ड होम्स में भी किया है और कर भी रही है हुकूमत। ड्राइव थ्रू एरियाज भी बनाए हैं, लेकिन लाइक ऑब्वियसली इतने घर हैं और इतनी जगह हैं तो फैसिलिटी जो है जो प्रोवाइड की गई है जगह जगह काफी सारी फैसिलिटीज हैं। एक नहीं है, कई सारी छोटी बड़ी फैसिलिटीज हैं वैक्सीनेशन के लिए। और फिर वैक्सीन के लिए भी एक ILR चाहिए होते हैं आपको, उसका टेम्परेचर और कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। तो आई थिंक बेहतर ये होता है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर में लगा लें, सिवाय उन लोगों के जो कि ऐसे हों जो घर पे से निकल के ना आ सकते हैं। सही से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी डिटेल में उन्होंने सिंध भर की और कराची की सूरत हाल के हवाले से बात की और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने कि लोगों को कि अब जब हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात उठाने की बात की गई है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं और बहुत हुजूम बन गया है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। सिम्स के बंद होने की फिक्र है, तनख्वाह के रुकने की फिक्र है, लेकिन अपनी सेहत की फिक्र नहीं है। तो प्लीज़ आप जब खुद को वैक्सीनेशन करवाने जाइए और अगर आप देखें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बहुत ज़्यादा हुजूम है, बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर मज़ीद हुजूम में इजाफा नहीं कीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने से पहले भी समाजी फासले का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना हो रहा है। लेकिन अगेन डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि उन लोगों में, उन मरीज़ों में उसकी इंटेंसिटी उस मरज़ की उतनी ज़्यादा नहीं होती, शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, उसके सिम्टम्स भी बाज़ औक़ात तो हमने देखा रिजवान के पेशेंट्स में नहीं आ रहे होते जिन्होंने खुद को वैक्सीनेशन लगवाई होती है। तो इस वक्त डॉक्टर सीमी जमाली बता रही थी कि सिंध में जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो उन लोगों की तादाद है जिन्होंने खुद को वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। और ये हम आपसे बार बार अपील क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह यह कि दुनिया के हालात हम आपके सामने एक दफ़ा फिर रख देते हैं कि रूस में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 23,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि सिर्फ एक दिन में 794 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। ऐसी कुछ सूरत हाल भारत में भी है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 700 के करीब अफराद हलाक हुए हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो शायद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां पर 500 से कम अमवात रिपोर्ट हुई हों गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान। और जो स्टैट्स भारत की हुकूमत ने शेयर किए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर आलमी बरादरी के साथ, वो 4 लाख के करीब हैं कि अमवात रिपोर्ट की गई हैं, जबकि दूसरी जानिब जो कुछ
प्राइवेट मीडिया और रिपोर्टर्स ने या फिर जो सोर्सेज हैं मेडिकल के, उन्होंने जो तस्दीक की है इस हवाले से, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 49 लाख से ज़्यादा अमवात सिर्फ भारत में हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। और उसकी वजह क्या है? नाक़िस सेहत के इंतजामात, जहालत और मोदी हुकूमत की हठधर्मी। बिल्कुल जी। और अभी रिजवान, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये आदाद शुमार भी छुपाए गए हलाकतों के हवाले से, तो कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5% के करीब सिर्फ रिपोर्ट किए हैं हुकूमत ने, बल्कि ये 10% से भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और जैसे अब पूरी दुनिया की आलमी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका में उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन खुद को करवा ली थी, उनके लिए ये रूल हट गया था कि आप कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस पर हैं तो मास्क ना पहने। लेकिन एक बार फिर से भारत का जो डेल्टा वायरस है वो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट सामने आए, तो वहाँ पर ये रूल एक बार फिर से लगा दिया गया है, SOPs का हिस्सा बना दिया गया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो भी आप मास्क पहनिए। बिल्कुल। और रूस में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने दस्तानों का इस्तेमाल रोक दिया है, लेकिन फेस मास्क लाजमी करार दिया गया है। फेस मास्क आप इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो तब भी वैक्सीनेशन लाजमी है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें, स्पेशल बिल्कुल जी, एक स्पेशल रिपोर्ट है इस वक्त हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नासिन, बरसगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आज 41वीं बरसी है। उनके फ़न और शख्सियत पर दाऊद इशफाक खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। अपनी सहरगेज आवाज़ से हज़ारों गानों को अमर करने वाले मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में पैदा हुए। मादरी जुबान पंजाबी थी, लेकिन दुनिया उन्हें उर्दू के सबसे बड़े प्लेबैक गुलकार की हैसियत से जानती है। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से गुलकारी के बुनियादी असरार और रमूज सीखे और अपने काम से अपने उस्ताद का नाम मजीद रोशन किया। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जान। मोहम्मद रफ़ी ने अजीम मौसीकारों की धुनों को अपनी आवाज़ से सजाया। उनका नाम ही गाने की कामयाबी और मोहम्मद रफ़ी फ़न अदाकारी से भी शगफ रखते थे और उन्होंने 1947 में दिलीप कुमार और मलका तरन्नुम नूर जहां की फिल्म जुगनू में एक मुख्तसर किरदार भी अदा किया। ताहम बाद में उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो गुलकारी पर मरकूज रखी। बरसगीर के इस अजीम गुलकार को हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कई रुकावटों का सामना भी करना पड़ा और मुसलमान होने की बिना पर उनके साथ मुतअद्दिद बार इम्तियाजी सलूक भी किया गया, लेकिन उनके फ़न के कदरदानों की तादाद भी लाखों में थी। मोहम्मद रफ़ी ने अजीम अदाकार दिलीप कुमार के लिए कई गीत गाए। उस जमाने में ये दोनों फनकार एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम इस बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनका हम असर अभी तक सामने नहीं आ सका। दाऊद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और इशफाक खान की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी और यकीनी तौर पर लेजेंडरी गुलकार के लिए एक ट्रिब्यूट, और आज उनकी 41वीं बरसी मनाई जा रही है। कुछ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब खेल की। बिल्कुल जी, और खेल में आज मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। दूसरा T20 मैच गयाना में खेला जाएगा और ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और ये तो पूछेंगे हम एक्सपर्ट से कि मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी टाइम मैं बता रही हूँ कि ये रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अगर वेदर कंडीशंस ने इजाज़त दी मैच होने की तो ये मैच होगा। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने मैच की तैयारी के लिए गयाना में 4 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन भी किया। प्रैक्टिस सेशन में कौमी T20 और टेस्ट स्क्वाड के तमाम
खिलाड़ियों ने शिरकत की। क्रिकेटर्स ने बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की, खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग सेशन में भी शिरकत की। तो जनाब, तैयारियां तो मुकम्मल हैं दोनों टीम्स की जानिब से। अब मैच होगा या नहीं होगा, जो सवाल आपने पूछा था वही पूछ लेते हैं। ज़िशान क़य्यूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बहुत शुक्रिया, एक तो आप तशरीफ़ लाए। अब ये बता दीजिएगा, ये दूसरा T20 मैच है, पहला तो नहीं हो पाया था बारिश के बायस। आज की वेदर कंडीशंस क्या हैं? अभी रिजवान भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रिजवान को बहुत इंटरेस्ट है वैसे भी क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरों में, और बहुत सारे हमारे क्रिकेट लवर्स भी आपसे ये जवाब सुनना चाहते हैं कि क्या आज होगा, वेदर कंडीशंस इजाज़त देंगी मैच की या नहीं? देखें, वेदर कंडीशंस जिस तरह से पहले मैच में भी थी, वो भी इजाज़त भी दे रही थी, नहीं भी दे रही थी। इसी वजह से सिर्फ 9 ओवर्स का एक खेल हुआ था और उसमें भी एक इनिंग सिर्फ मुकम्मल हुई थी। आज की जो प्रेडिक्शन है उसमें भी ऑन एंड ऑफ बारिश की प्रेडिक्शन है, यानी कि कहीं 20% है, कहीं 30%, कहीं 48%। तो जब तक मैच टाइमिंग्स हैं इस दौरान बारिश की कम प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन ज़रूर है, यानी कि कभी धूप निकलेगी, कभी बादल आ जाएंगे और कभी लाइट ड्रिजल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले मैच की तरह हमें थोड़ा सा शायद नज़र आए कि बारिश जो है वो मैच को डिस्टर्ब कर सकती है आज। तो ज़िशान, हमारी जो वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज़ रह जाएगी गालिबन T20 फॉर्मेट की। देखें, ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ हुआ है कि जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो आखिर तक हमारी तैयारियां चलती रहती हैं और हमारा कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं होता। दूसरी टीमें जो हैं वो 6 महीने पहले लॉक कर देते हैं अपने स्क्वाड्स को, और हम अभी जो वेस्ट इंडीज़ में जो है वो अपना एक नया कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, जिसमें आप कर लें कि 4 से 5 सिर्फ ओपनर्स ही एक स्क्वाड में थे। अगर आप पहला मैच देख लें तो उसमें हमने मिडल ऑर्डर तो खिलाया ही नहीं, सारे ओपनर्स ही खिला दिए थे और उसके बाद हमारा लोअर ऑर्डर शुरू हो गया था। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आजमाया जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो आ नहीं सका, बैटिंग नहीं कर सका। तो आज भी शायद ऐसा ही कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाया जाए और उसी को बरकरार रखकर, मेरे ख्याल में पहले जो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था उसको मौका ज़रूर देना चाहिए और आज टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आज़म खान की एक तब्दीली मुतवक्के है, उनकी जगह जो है वो शायद शोएब मकसूद जो है वो आज मैदान में उतरें। अच्छा ठीक है ज़िशान, दोनों टीम्स की तैयारी तो भरपूर है, आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और दोनों टीम्स का अगर मासी का रिकॉर्ड देखा जाए तो कौन सी टीम आप समझते हैं ज़्यादा फेवरेट हो सकती है आज के मैच में? देखिए, अगर T20 क्रिकेट की आप बात करें तो एक वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि जब भी कोई ICC का इवेंट आता है तो इनकी पूरी टीम जो है वो मुत्तहिद हो जाती है और इनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अगर किसी वजह से टीम में नहीं भी होते वो भी वापस आ जाते हैं। आप ब्रावो की मिसाल ले लें कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली है, वर्ल्ड कप आया है, क्रिस गेल जो है वो वापस उनके स्क्वाड में आ गए हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम अब दोबारा से एक T20 स्क्वाड जो है वो जेल हो चुका है और मेरे ख्याल में वो एक बड़ा मुश्किल हरीफ होगा T20 वर्ल्ड कप में। और जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो है वो बड़े मार्जिन से जो है वो हराया और हर मैच में जो है वो बड़ा स्कोर होता हुआ हमें नज़र आया था। अच्छा ज़िशान, दोनों टीम्स एक जैसी नहीं है? पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, हारा हुआ मैच जीत लेते हैं, किसी भी टीम को सरप्राइज कर देते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ अनप्रिडिक्टेबल हैं। देखें, अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप भी देख लें तो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ से मैच था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बहुत फेवरेट है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो इन दोनों टीमों का पता नहीं चलता, इनका बल्ला चल जाए तो बस चलता ही है और अगर ये आउट होने पे आए तो पूरी जो है इनकी टीम लाइन में लग जाती है। तो दोनों टीमों के बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी है और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ख़त्म भी नहीं होने वाला, ये चलता ही रहेगा। ये प्रॉब्लम है, सरप्राइज यानी ये सरप्राइज आज भी मिल सकता है। अब ये ज़िशान यही बताना चाह रहे हैं। ज़िशान, ये भी हमें बताइएगा कि आसिम खान के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेट सेशन चल रहा था और उसमें आज़म खान जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। उनके प्रैक्टिस सेशन के दौरान सर पे गेंद लगी, हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी क्रिकेट में जब बॉल लगती है तो एक दफ़ा आपको चक्कर ज़रूर आते हैं और इसी वजह से जब उन्होंने कोई शो किया कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर्स ने अब कहा है कि आज़म खान को मज़ीद 24 घंटे तक वो हॉस्पिटल में रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे और वो वक्फे वक्फे से उनको टेस्ट करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। और इसी वजह से आज़म खान जो है वो ना सिर्फ आज के मैच में बल्कि अगला जो मैच है उससे भी बाहर हो गए हैं और जो सीरीज़ का चौथा T20 है उसके हवाले से फैसला उनकी अब पीर को रिपोर्ट आएगी, उसको देखकर जो है वो फैसला किया जाएगा। रिसेंटली आज़म खान ने डेब्यू किया है और गालिबन 2 मैचेस में उन्हें मौका मिल सका है। गुज़िश्ता मैच में वो टीम का हिस्सा थे लेकिन पाकिस्तान की तो
खैर बैटिंग की बारी नहीं। केपीएल के हवाले से भारत ने एक दफ़ा फिर अपनी हरदर्मी को बरकरार रखा है ज़ीशान, और जो उन्होंने पीएसएल से पहले किया था, पीएसएल के हवाले से या फिर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए जो बीसीसीआई ने फैसला किया है, प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या फिर वो एक्स प्लेयर्स हों, वो टीम स्टाफ का हिस्सा हों, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हों, उन्हें धमकाया गया है बाकायदा तौर पर। ये किस तरह का रवैया है और आईसीसी अगेन खामोशी? देखिए, जो रवैये की आपने बात की है तो ऐसा रवैया है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए तो वो कम है कि आप वैसे तो सियासत करते रहते हैं लेकिन आप खेलों में भी सियासत ले आए हैं। स्पोर्ट्स जो है वो अमन का जो है वो पैगाम देती हैं, आपको जो है वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाया जाता है, लेकिन जब उसी स्पोर्ट्स के अंदर आप पॉलिटिक्स ले आएँ और जो है वो उस पॉलिटिक्स को फिर गलत इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुनासिब सी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट तो वैसे ही मेरे ख्याल में भारत को कभी भी पसंद नहीं रही, चाहे वो हमारे यहाँ पीएसएल हो रहा हो तो वो भारत को पसंद नहीं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट आए वो भारत को पसंद नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए वो भारत को पसंद नहीं, केपीएल यहाँ पर शुरू होने लगी वो भारत को पसंद नहीं। तो ये एक बड़ा ऐसा रवैया है जिसकी वाकई ही मजम्मत की जानी चाहिए। ज़ीशान, अब पीसीबी को क्या करना चाहिए इस मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि बहुत ज़्यादा बरहम है वो इस ऐसी रिपोर्ट्स पे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना एक असर रसूख इस्तेमाल किया है कि वो दीगर जो बोर्ड्स हैं उनके रिटायर्ड प्लेयर, हालांकि करंट प्लेयर्स भी नहीं आ रहे थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे थे, तो उनको भी रोका है कि और धमकी दी है कि अगर आप ये केपीएल खेलेंगे तो आपको आइंदा हम भारत में किसी भी क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हम आने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी गलत किस्म की एक जो है वो रवैया है भारत का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इसकी ना सिर्फ मजम्मत करता है बल्कि वो आईसीसी के फोरम पे हर जहाँ पे भी इस मामले को उठाया जा सके वो इसको उठाएंगे और इस मामले को जहाँ तक लेके जाया जाए वो लेकर जाएंगे। अच्छा, आपके पास क्या इत्तलात हैं केपीएल के आगाज़ के हवाले से, क्योंकि अब भारत की जानिब से जो इंटरवीन किया गया है, एक तरह से प्लेयर्स को प्रेशराइज किया गया है, उनकी जो बुनियादी हक है प्लेयर्स का कि वो अपनी मर्जी से खेल सके जहाँ खेलना चाहें, और आज़ाद कश्मीर में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कश्मीर के नाम से ये प्रीमियर लीग हो रही है, तो भारत के बाद अब इस टूर्नामेंट का स्टेटस क्या है? जो मुंतज़मीन है, जो केपीएल इंतज़ामिया है, वो टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल जी, और जिस तरह से केपीएल की इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केपीएल होगा और ज़रूर होगा, और अब तो इस चीज़ को अब पहले से ज़्यादा जोश के साथ केपीएल को कराया जाएगा, क्योंकि पहले जो था ये केपीएल का पहले भी कोई ऐसा मकसद नहीं था कि उसमें कोई पॉलिटिक्स लाई जाए और अब भी नहीं था, लेकिन जब से भारत ने ये कोशिश की है और गैर मुल्की प्लेयर्स को रोका है तो उसके बाद भी कोई मसला नहीं, केपीएल होगा और उसमें हमारे लोकल प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे, हमारे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो भी शिरकत करेंगे, और केपीएल जो है वो पहले से ज़्यादा अब धूमधाम से होगा। सिर्फ इशू ये था कि जो कश्मीर के 5 प्लेयर्स हैं हर टीम में, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहते थे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, ताकि उनको एक नया एक्सपोजर मिले और वो समझ सकें कि इंटरनेशनल क्रिकेट असल में होती क्या है। ये बहुत बड़ा मौका था कश्मीरियों के लिए। बहरहाल अभी नहीं, बाद में हो सकता है केपीएल, लेकिन होगा और ज़रूर होगा और इंशाल्लाह वो बिल्कुल कामयाब होकर रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर स्पोर्ट्स डेस्क से हमें खेल के मैदान से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो आज का मैच और केपीएल की सिचुएशन, इस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा समीना, यहाँ पर जिक्र करते चलें कि ये जो हम केपीएल की बात कर रहे हैं, भारत ने इंटरवीन किया है, इसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, सेनेटर फैसल जावेद ने, वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा ने, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने भी इसकी मजम्मत की है, और अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि जिस तरह से दबाव में लाया जा रहा है आलमी प्लेयर्स को, हर्षल गिब्स का उन्होंने जिक्र किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि अपने ट्वीट में कि ये मुसलसल वो रविश है भारत की जो कि खेल में भी सियासत को लेकर आएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी केपीएल को लेकर ही, जिसमें केपीएल के अहदेदारान और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी भी मौजूद थे। उनकी जानिब से बताया गया कि अब इसको भारत की जानिब से ब्रॉडकास्ट करने के हवाले से भी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, एजेंसीज को दबाव में लाया जा रहा है कि इसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए, बल्कि उन्होंने बताया कि 27 मुल्कों में बराह रास्त केपीएल को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और 6 अगस्त का टाइम दिया उन्होंने कि 6 अगस्त से ये शुरू हो जाएगी। अच्छा, ज़ीशान ने इस हवाले से जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब चूंकि भारत ने इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा हाइप मिलेगी केपीएल पर, ये मजीद और ज़्यादा कामयाब इवेंट होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे न्यूज़ शो का वक्त भी खत्म हो गया। हमें हमारी प्रोग्राम टीम की हमने इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।